जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। इससे पहले साथियों, अगर आपका साइंस का कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको यूट्यूब पर चले जाना है और चैनल के अंदर आपको आ जाना है। उसके बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपका है साइंस वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट साइंस में हुए हैं यहाँ पर आपको सब वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर डी यूरेनियम। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर बोला गया जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है, जबकि यूरेनियम क्या है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, यूरेनियम का अयस्क का नाम पूछा जाता है तो पिच ब्लेड या फिर पिंच ब्लेड, हम कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। कोयला की बात करें, सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला पूछे तो पीट कोयला। अच्छा, किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट। कोयला का ही प्रकार है लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और कोयला के प्रकार में से किस प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक होता है, तो बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला का 4 प्रकार कौन कौन सा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें भारत में सबसे अधिक मिलता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। दूसरा क्वेश्चन, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो क्षय का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब लोहा पर जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, लेकिन जब जंग को हटाया जाता है तो उसका भार भी घट जाता है। तो उसी क्षय को रोकने के लिए लोहा पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिंक। जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30। अच्छा, जिंक और अगर हम कॉपर को मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका, पीतल, ठीक है। जिंक और कॉपर को आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, पीतल। और कॉपर के साथ अगर हम टीन को मिला दें, Sn को, तो ये क्या बनेगा, कांसा। क्या बन जाएगा, कांसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। चलिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुके हैं। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। क्लास का टाइमिंग आपका ये है, साइंस का क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे, और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण होता है, ये आपको रात 8 बजे दिया जाता है। तो अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और जमकर तैयारी कीजिए, और क्लास को एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। तो परमाणु की बात करें, आप सभी जानते हैं इसके सेंटर में होता है नाभिक, ठीक है। और नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें इस पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, आवेशहीन होता है। अगर यहाँ से आपसे पूछे कि बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी क्या होता है, तो न्यूट्रॉन आपका सबसे भारी होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। हेमाटाइट किसका अयस्क है? चलिए, जो भी आंसर लोहा बता रहे हैं
बिल्कुल सही जवाब है, लोहा का अयस्क है हेमाटाइट। अच्छा, लोहा का और क्या क्या अयस्क है तो याद रखिएगा, लोहा का आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट या फिर हेमाटाइट, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा क्या है, चौथा आपका है सीडेराइट, सीडेराइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट। अब चारों में से सबसे अच्छा पूछे कौन सा होता है तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है। और भारत में सबसे अधिक कौन सा मिलता है, हेमेटाइट। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मिलता है हेमेटाइट। घटिया कौन सा लोहा है तो सीडेराइट जो अयस्क है ये सबसे घटिया अयस्क है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा, तो सबसे शुद्धतम लोहा पूछे तो आपका पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है पिटवा लोहा में, इसलिए सबसे बढ़िया माना जाता है। और साथियों, प्रश्न के साथ ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलता है। डेली वहाँ पर नोट्स हम डालते हैं, कहाँ पर तो न्यू बैच में। ठीक है, टोटल 16 नोट्स हम डाल चुके हैं। और बैच आपको कहाँ पर मिलेगा तो देखिए, इस बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्लास में आपको कई बार बताया है और जो रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था अक्रिय गैस को ही इनर्ट गैस कहा जाता है और इसको नोबल गैस भी कहा जाता है। तो नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस तीनों एक ही है और इसको आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, वर्ग नंबर 18वें में। 17वें समूह में किसको रखा गया है तो 17वें समूह में रखा गया है क्षार धातुओं को। ठीक है, सॉरी, हैलोजन धातुओं को रखा गया है 17वें समूह में। हैलोजन धातु में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजन वर्ग के तत्व है, जिसको वर्ग नंबर 17 में रखा गया है। और 18वें वर्ग में अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो हीलियम। ठीक है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। तो नियॉन भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, हीलियम भी अक्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पर आंसर अगर आपने सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसके 3 समस्थानिक है, ये भी हमने कई बार बता रखा है और नोट्स में भी लिख दिया है। पहला समस्थानिक है आपका कौन सा, H11 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, दूसरा है H12 ये ड्यूट्रियम है, तीसरा है H13 ये आपका ट्राइटियम है। ठीक है, और तीनों समस्थानिक में कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को दिखाता है तो ये तीसरा वाला जो है रेडियो सक्रियता को दिखाता है। हाइड्रोजन जो है ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। अगर आपसे पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। चलिए, बार बार आपसे बोलते हैं कि आप लोग क्लास डेली कीजिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अगर एक बार आ जाएगा तो फिर आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। इसलिए जो भी अभी से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अभी से तैयारी कीजिए। तो हास्य गैस का सूत्र पूछे तो ये होता है N2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, चीली सीरा किसका सामान्य नाम है। आंसर है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको चिली साल्टपीटर भी बोला जाता है, चिली साल्टपीटर। तो चिली साल्टपीटर बोले या चिली सीरा, ये किसका सामान्य नाम है तो सोडियम नाइट्रेट का। चलिए आगे देखिए, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, किण्वन का मतलब क्या होता है तो किण्वन जो होता है ये अवायवीय श्वसन में होता है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, किण्वन किस प्रकार के श्वसन में होता है तो अवायवीय श्वसन में होता है। और किण्वन होता क्या है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी चीज़ को सड़ाना
किण्वन कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी को भी सड़ाना किण्वन कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है किण्वन। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। आंसर है बी ऑप्शन KCN। ठीक है, इसको बोला जाता है पोटेशियम साइनाइड। क्या बोला जाता है? पोटेशियम साइनाइड। ये क्या है? एक प्रकार का जहर है, ध्यान रखिएगा। NaCl क्या है? ये तो आपका साधारण नमक है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो इससे पहले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था, जिसके शुरुआत में धातु मिल जाए उसमें क्या होता है? आयनिक होता है, वो आपका आयनिक होता है। ठीक है, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है। और जिनके शुरुआत में धातु मिल जाए वह आपका सहसंयोजक होता है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो शुरुआत में सोडियम है यानी कि धातु है, तो क्या होगा? धातु है तो सहसंयोजक। तो यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्या बोलेगा? सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। लेड क्लोराइड की बात करें तो PbO ये भी धातु है, तो ये भी आपका सहसंयोजक अणु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो शुरू में C आता है, ये धातु है, ये आपका आयनिक का उदाहरण है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो पोटेशियम का K होता है, ये भी धातु है, तो ये भी आपका सहसंयोजक है। तो क्वेश्चन को सही कर लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो नहीं कौन हो जाएगा आपका? ये C वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन आता है C, तो C आपका धातु है, और धातु होगा तो ये क्या होगा? आयनिक होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन नहीं है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो कोई भी अम्ल लिखिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सब में देखिएगा हाइड्रोजन अवश्य आता है। तो सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों के तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल का उदाहरण है। प्रबल अम्ल का उदाहरण है। अच्छा, नाइट्रोजन से क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यही नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में? तो याद रखिएगा 21%। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। देखिए, आप जब भी कोई नया सामान खरीदेंगे, जैसे लैपटॉप आपने खरीदा, तो आपने देखा होगा जो बैग होता है लैपटॉप का, उसमें पाउच होता है। ठीक है, एक पाउच होता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों जैसा एक सिलिका जेल का पाउच होता है। तो उसका काम क्या होता है, वही आपको बताना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बड़ा आइटम खरीदेंगे तो उसके बैग में आपको मिलेगा, आपने देखा होगा शायद। तो वो सिलिका जेल एक छोटा सा पाउच जो रखा होता है, ये नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है? नमी को सोखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो दवाई का कैप्सूल आपने देखा होगा, जो कैप्सूल होता है दवाई का जो कैप्सूल होता है, तो ये किसका बना होता है कैप्सूल? तो याद रखिएगा स्टार्च का। पूछा जाता है एग्जाम में, किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक पूछा जाता है धातु का ऑक्साइड। अगर पूछे धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो याद रखिएगा क्षारीय। धातु का ऑक्साइड पूछे क्या होता है? क्षारीय। और धातु का ऑक्साइड पूछे क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण रहे, वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड का कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है,
2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, ये सभी क्या है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, ठीक है, उभयधर्मी अम्ल का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयधर्मी अम्ल। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, उभयधर्मी अम्ल। लेकिन आपको ध्यान रखना है धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन ये अपवाद है। यहाँ पे तो एल्युमिनियम है, ये धातु है जो कि क्षारीय होना चाहिए था आंसर, लेकिन क्षारीय नहीं होगा, ये अपवाद है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ये उभयधर्मी का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है। और साथियों जैसे ही आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर आपका चलेगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। और बिहार पुलिस के एग्जाम की बात करें तो बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है साइंस में। चलिए बताइए, इसलिए आपको डेली क्लास को करना है। और जिन्होंने बैच को नहीं लिया है अभी भी समय है, फटाफट से जाकर बैच को परचेज कर सकते हैं। तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वह आपका क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, आपने देखा होगा। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। यानी कि मान लीजिए एक बड़ा सा ग्लास है, इस तरह से मान लीजिए एक बड़ा सा ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए ग्लास है, इसके नीचे एक ग्लास रखते हैं, इसके नीचे जस्ट हमने एक ग्लास रख दिया, इसमें भी ये खाली है, ठीक है, ये क्या है, खाली है। अगर इसमें पाइप को इस तरह से लगा देंगे तो पानी बताइए ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर यानी इस ग्लास में आएगा, क्योंकि ये नीचा है। तो वही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा द्रव है जो कि क्या होगा, उल्टा काम करेगा, यानी नीचे से ऊपर जाएगा। तो जल तो होगा नहीं, ये तो ऊपर से नीचे आएगा। पेट्रोल भी ऊपर से नीचे आएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन और हीलियम बचा, तो आंसर आपका होगा हीलियम। आप सभी जानते हैं हीलियम क्या है, हल्की गैस है। हीलियम क्या है, हल्की गैस है, जिसके कारण ये क्या होगा, ऊपर भागने की कोशिश करता है। तो आंसर ये क्या होगा, द्रव हीलियम। क्या हो जाएगा आपका, द्रव हीलियम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। देखिए ब्यूटेन की बात करें हम तो इसके 2 समस्थानिक है, एक आपका है आइसोब्यूटेन और दूसरा होता है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के कितने समस्थानिक, 2, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका आंसर होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। 9th क्लास का क्वेश्चन है, नील्स बोर के द्वारा बताया गया। चैडविक की बात करें, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रॉन्टजन ने एक्सरे किरण की खोज किया था। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना घटित हुई, बताइए कौन सा है। मुझे लगता है अब तक ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना घटित कब हुई थी, 3 दिसंबर को 1984 को। चलिए, शुद्ध पानी का pH कितना होता है। तो ये 7 होता है। कितना होता है, 7। देखिए जो pH स्केल होता है, pH स्केल उसमें 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक। और इस pH स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने।
ठीक है, सोरेनसन ने किया था। बीच में इसमें 7 होता है और जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है वो आपका क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और 7 से ऊपर 8, 9, यानी कि 7 से ऊपर जितना भी जाएगा वो विलयन उतना ही क्षारीय होगा और 7 से कम नीचे जितना जाएगा वो उतना ही अम्लीय होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। याद कीजिए, हमने शुरुआत में ही बताया था वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18। तो वर्ग नंबर 17 के तत्व को बोला जाता है हैलोजन तत्व, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। और वर्ग नंबर 18 में आपका आता है अक्रिय गैस, जिसको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहा जाता है। और इनर्ट गैस का उदाहरण आपका क्या क्या है, तो इनर्ट गैस में आपका जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस का उदाहरण है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है, तो ग्रुप बोले तो वर्ग। ठीक है, और आवर्त सारणी में टोटल इस तरह से खड़ा जो वर्ग है, इस तरह से टोटल 18 है और लेटा हुआ इसको क्या बोला था, इसको आवर्त कहा जाता है। तो किसी भी वर्ग में बोला एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है, तो इसका सामान्य गुण होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, तो अभी हमने आपको बताया नील्स बोर के द्वारा। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है, यह तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। सिरका, नींबू व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है सिरका, नींबू व दही में क्या पाया जाता है, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। जो भी हम बताते हैं केवल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बस इतना आपको करना है, केवल ध्यान से सुनिए। अगर आप नहीं भी याद करना चाहेंगे तो फिर भी आपसे क्वेश्चन याद होगा। तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला ये होता है, और ये दुर्बल अम्ल है। नींबू में होता है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो पूछा जा रहा है सिरका, नींबू, दही में क्या होता है, तो अम्ल होता है। इमली में पूछे हो तो उसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। एक आदर्श ईंधन वह है जो, बताइए। और आज से पहले जितने भी आपके क्लास हुए हैं सभी क्लास का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, यानी कि सभी। निम्न में अधातु कौन है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लोहा धातु है, सोडियम भी क्या है, ये आपका धातु है सोडियम भी, और ये भी आपका क्या है, धातु है कोबाल्ट, CO कोबाल्ट धातु है। जबकि यहाँ पे F की बात करिए फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन आपका अधातु है, क्या है, अधातु है, ध्यान रखिएगा। मीथेन के अणु में बताइए कितने आबंध होते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसको कहा जाता है मार्स गैस। और ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो धान की खेत से, कोयला खदान से मीथेन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन 4 है तो इस तरह से लिखा जाता है, इधर भी H, एक नीचे लटकेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। तो सभी में देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, क्या है, एकल बंधन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एकल आबंध है। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर पूछे कितने एकल आबंध है तो 4, 1, 2,
3 4, 4 एकल आबंध है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आबंध पूछा गया है तो केवल एकल आबंध है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु संख्या 16, तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या तो आपका फिक्स है 32। परमाणु संख्या की बात करें तो देखिए परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही आपका होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उतना ही होता है प्रोटॉन की संख्या, उतना ही होता है प्रोटॉन की संख्या। और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P + N, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर एक सूत्र होता है P + N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो जब N का मान निकालेंगे तो क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या में अगर P को हम बराबर किधर करें तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? N, यानी कि द्रव्यमान संख्या में अगर प्रोटॉन की संख्या को घटा दे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या 32 है और 32 में घटाना है प्रोटॉन की संख्या, लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या है तो अभी हमने आपको बताया कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अगर किसी में परमाणु संख्या 16 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 16 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 32 में 16 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 16। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास का मतलब होता है जो सजीव के मरने गलने से प्राप्त होता है, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसमें, इस प्रक्रिया में। तो कौन सा नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, जबकि परमाणु ऊर्जा नहीं है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 14 किसका होता है? सिलिकॉन का, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 4। तो बाहरी सेल में 4 है, यानी इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 4। जितना भी बाहर में होता है वही आपका 4 होता है, और 4 से अधिक होता है तो उसमें क्या करते हैं? 8 में घटा देते हैं। अगर 5 है तो 8 में घटा देंगे, 6 होगा तो 8 में घटा देंगे, 7 होगा तो 8 में घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर से एक बार नंबर आपको लिखा देते हैं। अगर आपको इच्छुक है बैच लेने के लिए, आप इच्छुक है तो ये 96 31 88 70 58 बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, ठीक।